नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक था उसी का थीसिस आज देखेंगे, जिसे हम एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत, जिसके आधार पर ठोसों की जो अलग अलग चालकता है उसका आधार क्या है, उस चालकता के अलग अलग होने का विस्तृत कारण क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे लॉरेंस सिद्धांत को लेकर के। थोड़ा सा लॉरेंस सिद्धांत जो इलेक्ट्रॉन बेड मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जिसे कहते हैं हम, जिसके आधार पर धातुओं की चालकता की व्याख्या की जाती है। और इस धातुओं की चालकता में अगर आप देखें तो धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं से भी अगर आप विद्युत धारा का परिचालन कराएं तो पूरे धातु की सतह में समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, होता है ऐसा। उसका कारण लॉरेंस ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर होते हैं और साथ में धनावेशित कोटर भी होते हैं, जिन्हें हम कर्नल्स कहते हैं, कर्नल्स या पॉजिटिव होल्स कह सकते हैं आप। ठीक है, अब जब आप करंट पास करते हैं तो करंट जिधर पास होता है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बहता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा इधर है तो धारा के प्रवाह की दिशा इधर होगी। धारा की प्रवाह की दिशा मतलब जो कोटर के प्रवाह की दिशा है वही वास्तव में धारा के प्रवाह की दिशा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर है, इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट इसके अपोजिट जाएगा, करंट इसके अपोजिट जाता है। ठीक है ना, ये होता है। और इसमें धातु की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, उसका एक्सप्लेनेशन भी इस थ्योरी से दे सकते हैं आप कि धातुओं की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर घट क्यों जाती है। जब आप ताप बढ़ाएंगे तो चूँकि परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, साथ में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों और इन धनावेशित कोटरों की ऊर्जा भी बढ़ेगी, अर्थात इनकी दोलन गतियाँ भी बढ़ेंगी। तो रेट ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ ऑसिलेशन के बढ़ने के कारण ये जो पॉजिटिव सेंटर्स और नेगेटिव सेंटर्स है ये आपस में ही कोलाइड करेंगे, अर्थात ये आपस में ही संगुणित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिनके कारण प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो उससे धातुओं की चालकता का मान घट जाता है। क्लियर, ये छोटा सा हमने ओवरव्यू दिया है लॉरेंस थ्योरी को लेकर के। ये धातुओं की चालकता के संबंध में था। अब इसके आधार पर हम धातुओं की या अचालक पदार्थ या अर्धचालक की व्याख्या हम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम आते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, जिससे हम चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थ तीनों प्रकार के पदार्थों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे करते हैं। अगर आप देखें तो जो कोई भी परमाणु अगर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में पहले भरा जाता है और फिर उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो भरने का क्रम है वो निम्न ऊर्जा स्तर में और फिर उच्च ऊर्जा स्तर में। ये आप n+1 n+l का जो रूल है, आफ्बा प्रिंसिपल जिसे आप कहते हैं, उसके आधार पर भी आप व्याख्या कर सकते हैं कि 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कि वो लो एनर्जी स्टेट का है, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, देन 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। तो जैसे जैसे n+l का मान बढ़ता जाता है ऊर्जा क्रम भी बढ़ता जाता है और उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं। जैसे ये है, ये 1s है तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ठीक है, और ऐसे आगे 3p। अब देखो जरा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, भर गया। 1s 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 1s है बेटा, ये 2s, 2p, 3s है ना। s ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब इस 1s 2s 2p 3s 3p आगे, तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। अब अगर आप देखें, ये हम एक आइसोलेटेड एटम का बता रहे थे, मतलब एक अकेले परमाणु का बता रहे थे। जैसे मान लीजिए सोडियम एक अकेला परमाणु है, सोडियम एक अकेला परमाणु है और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 1s, फिर 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी वैसे ही हम करते जाते हैं। अगर एक विलगित सोडियम परमाणु या कोई भी धातु परमाणु आप सोच लीजिए,
जो कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, या जो अभी अकेला है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, वियुक्त है, अकेला है, और अभी वो अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के वो पूरी तरह से धातु की संरचना में नहीं है, या वो ठोस अभी नहीं बना रहा है, तो एक अकेला परमाणु, उसका एनर्जी लेवल अगर हम देखें तो इस फॉर्म में होगा 1s 2s 2p 3s, आगे बढ़ता जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर सोडियम का लेंगे तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का भराव है एक एटम के लिए। अब होता क्या है, जब उसी तत्व के अन्य परमाणु, उसी तत्व के अन्य परमाणु जब मिल करके एक ठोस का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बैंड बनने शुरू हो जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ जोन बनने शुरू हो जाते हैं, या क्षेत्र बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो कैसे शुरू होते हैं? देखो, होता ये है, ये जैसे जब ढेर सारे ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये एक लोअर एनर्जी, मतलब लोअर लेवल बनाएंगे। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है। लेकिन ये होंगे क्या, लो एनर्जी स्टेट, मतलब लोअर स्टेट वाले होंगे। ठीक है, लोअर स्टेट होंगे, एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इनमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है। ठीक, अब ऐसे इसके लिए ये देखें आप, ऐसे इसके लिए एनर्जी बैंड, ये सब है, ये जोन है, ये तब है जब उसी तत्व के ढेर सारे परमाणु आपस में इकट्ठा होकर के उस धातु का निर्माण कर रहे हैं, या उस ठोस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया है तो सोडियम धातु का निर्माण हो रहा है। अब ये जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, इनको हम बोल रहे हैं क्या बेटा, वैलेंस बैंड, मतलब संयोजकता क्षेत्र या संयोजकता बैंड, ये सब वैलेंस बैंड है, अब एक खास बात है कि इस वैलेंस बैंड के मध्य में, इस पूरी सीरीज में आप देखेंगे तो कुछ इसी के अल्टरनेटिवली कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब इसी के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और ये अल्टरनेटिवली होंगे, मतलब वैलेंस बैंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट स्पेस है, फिर इलेक्ट्रॉन वाला, फिर वैकेंट स्पेस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर वैकेंट स्पेस, ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, या चालन क्षेत्र भी आप कह सकते हो। तो ये हम लिख रहे हैं VB, ये लिख रहे हैं CB, कंडक्शन बैंड। क्लियर? अब ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनमें कहीं अतिव्यापन होता है, इनमें कुछ दूरी कम होती है, कुछ दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके आधार पर इनकी जो चालकता होती है तत्वों की या ठोसों की, उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। क्लियर? समझ में आई बात? तो हम ये 3 बात आपसे बोल रहे थे, 3 चीज़ें, कि जो आइसोलेटेड परमाणु किसी ठोस का, वो एक सामान्य ऊर्जा स्तर में पड़ा है तब जब वो अकेला है, आइसोलेटेड है वो। लेकिन जब उसी तत्व के अन्य परमाणु आपस में मिलकर के उस ठोस का निर्माण करते हैं, तो जो समान ऊर्जा स्तर वाले 1s, ऐसे दूसरे परमाणु का भी 1s, तीसरे परमाणु का भी 1s, वो सब मिलकर के एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ढेर सारे भरे होंगे। उसी को बोला जा रहा है क्या, वैलेंस जोन या वैलेंस बैंड। क्लियर? संयोजकता बैंड या संयोजकता क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, ये हर इसके साथ भी होगा, 1s के साथ भी होगा, 2s के साथ भी होगा, 2p के साथ भी होगा, 3s सबके साथ होगा। इसी के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अर्थात ये पूरी तरह से वैकेंट स्पेस होगा, पूरी तरह से रिक्त स्थान होगा। ये जो स्थान है इसको कहते हैं हम चालन क्षेत्र या चालन बैंड, CB बोल रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिवली VB का अल्टरनेटिवली पैटर्न चलता है पूरे किसी ठोस में। अब इसके बीच में एक और गैप होता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। ये गैप होता है, उस गैप की दूरी, लंबाई
जो है वो छोटी बड़ी हो जाए या ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में अतिव्यापित हो जाएं, उसके आधार पर इन ठोसों की चालकता में भिन्नता पाई जाती है। चालकता, अचालकता और अर्धचालकता, ये तीन चीज़ें हैं। मतलब वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, इसके आधार पर इन तीनों की व्याख्या आराम से की जा सकती है। वो कैसे करते हैं देखते हैं। अब इसमें जो पहला हिस्सा हम देख रहे हैं, चालक पदार्थ, ठीक है। तीन बातें हमने बताई बेटा, ध्यान रखेंगे। एक संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड। दूसरा है चालन बैंड, कंडक्शन जोन भी कह सकते हैं आप इसे। और तीसरा है ऊर्जा अंतराल, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो ये इसको हम लिख रहे हैं VB से, इसको लिख रहे हैं हम CB से, और इसको लिख रहे हैं एनर्जी गैप, या इसको हम बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड गैप, ठीक, बैंड गैप। या ये एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल जो इंटरवल है किसके बीच का? VB और CB के बीच का, ठीक। VB का ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है, चालन या जो कंडक्शन जोन होता है CB का ऊर्जा स्तर कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये खाली होता है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होते हैं, ये खाली होता है, और ये तो एनर्जी गैप है। क्लियर? जी हाँ, एनर्जी गैप। इसी एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेज़र करेंगे। कम ज़्यादा होने के कारण जो धातुओं की चालकता है या अर्धचालक पदार्थ हैं, उनकी चालकताओं में भिन्नता पाई जाती है, ठीक। अब देखो जरा, पहला हिस्सा देख रहे हैं चालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ में अगर आप देखें तो इसमें मोस्टली हम लेते हैं धातुएं, धातुएं ही ले, सोडियम, मैग्नीशियम, उधर चले जाइए एल्युमिनियम, डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स। तो इसमें अगर आप देखें तो जो चालक पदार्थ हैं, जो चालक धातुएं हैं, उनकी दो संभावनाएं हैं। हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो संभावनाएं हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है इस चालक पदार्थ में? पहली दशा ये हो जाए कि जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक फर्स्ट है, जिसमें आप देखें तो सोडियम, पोटेशियम ये सब आते हैं ना, ये सब आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला मतलब मैक्सिमम जो क्वांटम नंबर आएगा वो n, तो NS1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको फर्स्ट ए में। एस ब्लॉक फर्स्ट ए में जो पहला समूह है उसमें अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो NS1 आएगा, ठीक है। तो अगर ये का एनर्जी गैप, अगर जैसे नीचे वाले सब के सब पेयर्ड हैं, सब के सब भरे हुए हैं, 1s भी भरा है, 2s भी भरा है, 2p भरा है, 3s, अब 3s यहाँ खाली मिलेगा सोडियम केस में। ऐसे ही जो लिथियम है वहाँ 2s खाली मिलेगा, पोटेशियम में 4s खाली मिलेगा। तो ऐसे आप दे सकते हैं कि सबका जो 4s वाला मतलब मैक्सिमम जो मुख्य क्वांटम संख्या का जो s वाला ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होगा, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? तो वो एक परमाणु के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए ये 3s1 बना रहे हैं हम, अब ये 3s1 ये केस मिलेगा, ठीक है। नीचे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं बेटा, ठीक। अब ये जो 3s1 का मान लीजिए सोडियम का ही केस हम दिख रहे हैं, यहाँ ये 1s, ये 2s, ये 2p 6, ठीक, और ये 3s। क्लियर? ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा है। ये है बेटा 1s, ये 2s, ये 2p, ये है तो ये 2p6, 2s2 और 1s2, तो 1s2, 2s2, p6 और ये 3s1। अब इसी की बात हम करेंगे कि सबका भरा हुआ है तो वहाँ पर पैटर्न जो मिलेगा वो सब पेयर्ड मिलेगा हमें ना। यहाँ आ जाओ 3s1 वाले का। अब ये तो एक आइसोलेटेड है, एक सोडियम का है। ऐसे मान लीजिए ढेर सारे सोडियम परमाणु हों तो उन सब का जो 3s1 वाला बैंड आएगा, 3s1 वाला जो बैंड आएगा वो वास्तव में पूरा भरा नहीं होगा। मतलब इन सब का तो पूरा भरा होगा, लेकिन जो इसका जो आएगा बैंड 3s1 वाले के रेस्पेक्ट में जो बैंड आएगा, थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहे हैं, इसका जो बैंड आएगा वो हाफ फिल्ड होगा, मतलब आधा भरा होगा और आधा नहीं भरा होगा। इस केस में देखें ये जो हम ये बेटा VB ही है, ध्यान रखिए। ये वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा, लेकिन चूंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है तो इसका आधा जो हिस्सा होगा VB का ही आधा हिस्सा भरा होगा, आधा हिस्सा भरा नहीं होगा। अब ये है, ये फिलिंग पैटर्न है, तो ये क्या होगा? ये हाफ फिल्ड है। ये कैसा है? हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, अर्धपूरित, आधा भरा हुआ है। अब इससे क्या होगा?
इसी एक ऑर्बिटल के इस हिस्से में आपको VB भी मिल जाएगा और C भी मिल जाएगा। मतलब जो आधा भरा वाला हिस्सा है, आधा भरा हिस्सा ये VB की तरह कार्य करेगा, वैलेंस बैंड, और इसी VB का आधा भरा हिस्सा जो है वो CB की तरह काम करेगा। मतलब ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ए में जो धातुएं हैं उनके जो सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर वाला जो बैंड होगा उसके वैलेंस बैंड में ही दोनों बैंड एक साथ समाहित हैं। दोनों बैंड एक साथ समाहित है, मतलब VB और CB एक ही क्षेत्र में या जोन में है, जिसके कारण इनके लिए जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। एनर्जी गैप होगा क्या होगा, ज़ीरो। और अगर एनर्जी गैप ज़ीरो है, ऊर्जा जो अंतराल है अगर वो ज़ीरो है, तो अगर थोड़ा सा भी वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बहुत तीव्रता से इनमें धारा बहेगी, अर्थात ये अच्छे वैद्युत चालक होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि Eg इनका क्या है, ज़ीरो। Eg की वैल्यू के बेस पे ही चालकता डिफर करती है। Eg का मान कम भी हो सकता है, Eg का मान ज़्यादा भी हो सकता है, Eg का मान शून्य भी हो सकता है। यहाँ हम केस देख रहे हैं कि एनर्जी गैप नहीं है, ऊर्जा अंतराल कम है या शून्य है, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी देंगे या थोड़ा सा ही सामान्य ताप पर ही अगर आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें बड़ी आसानी से वैद्युत धारा बहेगी। देखो दूसरा पार्ट भी क्या था, सेकेंड डे में मैग्नीशियम कैल्शियम हम ले रहे हैं, तो इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम को अगर देखो तो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है। जैसे मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कैल्शियम का 4s2, ऐसे नीचे भी आएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल्ड अप होंगे, पूरी तरह से भरा हुआ होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से भरा है तो क्या होगा, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो जाती है। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनके आपस में क्षेत्र हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा फिल्ड अप होता है। अब होगा क्या, ये देखो, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्षेत्र खाली है, ये क्षेत्र भरा हुआ है संयोजी इलेक्ट्रॉन से, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ और ये खाली है पूरी तरह से। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए होते हैं तो जो संयोजकता क्षेत्र है और जो चालन क्षेत्र है ये आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं। अतिव्यापन मतलब ढक लेना, किसी को ओवर रूल कर देना, कैसे कवर कर देना, ठीक है, कवर कर देना। तो ये ओवरलैप्ड जोन है, और ओवरलैप्ड जोन अगर हो गया तो Eg क्या हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो। तो धातुओं या चालक पदार्थों की दोनों कंडीशन में Eg जो है, एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल जो है वो शून्य आता है, जिसके कारण इनमें चालकता का मान बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? अब यहाँ आ जाओ, अचालक पदार्थों में देखो, तो जो अचालक पदार्थ मतलब इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अब क्यों नहीं होता है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो एनर्जी गैप है, ये ऊर्जा अंतराल ये ज़्यादा होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये ध्यान रखिएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इनका ऊर्जा अंतराल का मान कहीं ज़्यादा होता है, मतलब जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अगर हम कमरे के ताप पर या इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अगर हम वैद्युत धारा दें, मतलब इनको हम इतना ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित करें, तो किसी भी तापीय उत्तेजन की अवस्था, मतलब कोई भी थर्मल एक्साइटमेंट अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है उस जो थर्मल हम एक्साइटमेंट देना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को कि ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाए। तो जब इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती, मतलब इतनी दूरी ज़्यादा है ना, तो दूरी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो वैद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं होता है। इसीलिए अचालक पदार्थों में चूंकि ऊर्जा अंतराल का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इनमें वैद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। क्लियर? अब तीसरा पार्ट है अर्धचालक पदार्थ। तीसरा पार्ट देखो, अर्धचालक पदार्थ। इसमें क्या होगा, अर्धचालक पदार्थों के बारे में आप जानते हैं कि इनमें जो चालकता का गुण है या इनमें जो धारा प्रवाहित होने का जो गुण है वो चालक पदार्थों से कम होता है और कुचालक या अचालक पदार्थों से ज़्यादा होता है। सामान्य ताप पर, क्या कमरे के ताप पर इनमें वैद्युत धारा बहती है, लेकिन उस वैद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, जो कंडक्टिविटी आती है इनकी बहुत कम होती है। क्लियर? अब 10 पे पावर -3 से 10 पे पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बारे में बता चुके हैं आपको, ठीक है, अर्धचालक पदार्थों के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो बनेगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्षेत्र और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनों के कारण उच्च ऊर्जा वाला है और ये इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए निम्न ऊर्जा वाला है।
ये इलेक्ट्रॉनों के कारण उच्च ऊर्जा वाला है और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसलिए उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा वाला है। ठीक, तो अब होगा क्या, यहाँ से इसमें जो एनर्जी गैप है या बैंड गैप, वो जो होती है वैल्यू, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का होता है। मतलब यहाँ भी एनर्जी गैप होता है, यहाँ भी एनर्जी गैप होता है, लेकिन उसका मान जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अचालक पदार्थों में एनर्जी गैप का मान 5 इलेक्ट्रॉन या वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एनर्जी गैप का जो वैल्यू है यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है। मतलब 0 से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 0 से ज़्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, जिसके कारण इनमें से होकर वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अर्धचालक पदार्थों के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने पार्ट 18 में बताया है, जहाँ पर अर्धचालक पदार्थों को हमने 2 भागों में बांटा है, एक नैज या शुद्ध अर्धचालक और एक दूसरा था अशुद्ध अर्धचालक, जिसमें हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं फॉर द शेक ऑफ टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्लियर, तो उनकी जो चालकता उसके मान को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जिससे हमें एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक मिलते हैं। ठीक, वहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अर्धचालक के बारे में और डिटेल बता सकते हैं। एक चीज़ और हम बता दें आपको, ये जो एनर्जी गैप है, ये टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है। मतलब कहने का कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा अंतराल का मान घट जाएगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा अंतराल का मान घट जाएगा। ठीक, इसका बढ़िया एग्जाम्पल था कि अगर 0 केल्विन पर देखें और 300 केल्विन पर, तो जो सिलिकॉन था उसका जो Eg का मान आया था 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और 300 केल्विन पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो ताप आपने बढ़ाया, ये 0 केल्विन है बेटा, 0 केल्विन 300 केल्विन, ये 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप, और ये कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो इस पर अगर आप इसका एनर्जी गैप देखेंगे सिलिकॉन का, तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 300 केल्विन पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0 से ज़्यादा है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो कंडक्टिविटी यहाँ भी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, या कह सकते हैं परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो लगभग कुचालक हो जाते हैं या अचालक हो जाते हैं। एनर्जी गैप यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, यहाँ पर 0 केल्विन पर। तो चूंकि ताप बहुत कम हो गया तो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ऊर्जा वहाँ नहीं मिलेगी जिससे वो इस एनर्जी गैप को भी वो क्रॉस कर पाएँ, और जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे मतलब VB से CB में नहीं जा पाएंगे तो धारा नहीं बहेगी। अर्थात परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ है जिनमें अभी धारा कुछ बह रही थी, अब उस ताप पर वह धारा नहीं बहेगी और वो अर्धचालक पदार्थ क्या हो गए, अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ हो गए। लेकिन उसी में हमने 300 केल्विन कर दिया, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, तो एनर्जी गैप थोड़ा कम हुआ, ताप बढ़ाया तो एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया, तो धारा बहने लगी। ऐसे ही जर्मेनियम का एग्जाम्पल दिया था हमने, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये 0 केल्विन पर, और यहाँ पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है 300 केल्विन भी है कमरे के ताप पर। तो कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थों में धारा बहती है, लेकिन परम शून्य ताप पर धारा नहीं बहती है। ठीक, तो दिस इज अबाउट योर बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।